क्षेत्र देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। रण क्षेत्र में बात होगी आज लोकतंत्र के मील के पत्थर की। इन तस्वीरों को देखकर उन दरों दीवारों को जो अब इतिहास का पन्ना बनने वाली हैं, इतिहास में दर्ज होने वाली हैं, इन दरों दीवारों को देखते हुए बहुत सारी ऐसी यादें हैं जिसे आज साझा करने का दिन है। रण क्षेत्र में आज हम बात करने वाले हैं उस पुरानी संसद की, उस लोकतांत्रिक परंपरा के आधार की जिसने कई ऐतिहासिक फैसलों को देखा, कई ऐतिहासिक बदलावों को देखा और आने वाले समय में इतिहास से यानी अतीत से नए भविष्य तक की जो कहानी है उसका एक मजबूत आधार बनने वाली है। दरअसल आज विशेष रूप से संसद का विशेष सत्र शुरू हो चुका है। 18 तारीख से 22 तारीख तक ये विशेष सत्र चलने वाला है और इस विशेष सत्र के पहले दिन की और इस पुरानी संसद की आखिरी दिन की आज कार्रवाई का दिन था। दिन बहुत विशेष था, इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पुरानी संसद से जुड़ी हुई हर उस याद को साझा किया जो लोकतांत्रिक परंपरा में महत्व रखती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेहद संतुलित और सधे हुए अंदाज में न केवल पंडित जवाहरलाल नेहरू का जिक्र किया बल्कि पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर लगातार इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और फिर मनमोहन सरकार तक का जिक्र करते हुए कई फैसलों का भी जिक्र किया, कई तरह से धन्यवाद भी दिया, कई फैसलों को सराहा तो कुछ कड़वी यादों को भी साझा किया जिसमें खास तौर से आपातकाल का जिक्र आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये जो पुरानी संसद है ये साक्षी है हमारे उन पलों की जिन्होंने इस लोकतांत्रिक परंपरा की बुनियाद को मजबूती देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब हम नए पथ पर निकल रहे हैं। कल से इस विशेष सत्र का जो दूसरा दिन होगा वो नई संसद से शुरू होगा, नई संसद का शुभारंभ होगा, लेकिन उससे पहले की जो पुरानी यादें हैं वो किस तरह से हमारे देश के लिए, लोकतंत्र के लिए मील का पत्थर साबित हुई रण क्षेत्र में, आज हम उसे ही समेटने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले आपको वो रिपोर्ट दिखाते हैं जिसपे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इस पुरानी संसद को लेकर अपनी यादों को साझा कर रहे थे तो कई ऐसे पल भी आए जिसमें वो भावुक नजर आए। उन्होंने शुरू से लेकर अंत तक केवल विपक्षियों पर आज कटाक्ष नहीं किया बल्कि कई मुद्दों पर उनके साथ के लिए धन्यवाद दिया, उनके फैसले को सराहा, लेकिन हाँ, कड़वी यादों से सीखते हुए आगे भविष्य को और सुनहरा करने के लिए अपील भी की। पुरानी संसद किस तरह से मील का पत्थर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों में आज क्या कुछ कहा गया देश के सामने, आइए सबसे पहले इस रिपोर्ट को देखते हैं। देश की सबसे बड़ी पंचायत में एक बार फिर से बैठकों का दौर शुरू हो गया है। सोमवार से संसद के विशेष सत्र की शुरुआत हो गई है। संसद का विशेष सत्र कई मायनों में अहम है। सत्र के पहले दिन राज्यसभा में 75 सालों की संसदीय यात्रा, उपलब्धियों, अनुभवों, यादों और सीख पर चर्चा हुई। 5 दिन चलने वाले सत्र के दौरान सरकार कुल 8 विधेयक पेश करेगी, जिनमें से 4 का खुलासा सरकार कर चुकी है और 4 बचे विधेयकों को लेकर अब भी अटकलों का दौर जारी है। पीएम मोदी ने पुरानी संसद भवन में 50 मिनट का आखिरी भाषण दिया। इस दौरान पीएम कई मौकों पर भावुक भी हुए और कहा कि जब मैंने पहली बार एक सांसद के रूप में इस भवन में प्रवेश किया तो सहज रूप से मैंने सदन के द्वार पर अपना शीश झुकाकर इस लोकतंत्र के मंदिर को श्रद्धा भाव से नमन किया था। वो पल मेरे लिए भावनाओं से भरा हुआ था। पुरानी संसद भवन में राजनीतिक शुचिता भी देखने को मिली। पीएम ने अपने आखिरी भाषण में देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लेकर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के योगदान की सराहना की। इसके साथ ही पीएम ने पिछले 75 सालों में दोनों सदनों को मिलाकर 7,500 सांसदों की भी तारीफ की। साथ ही संसद भवन के कर्मचारियों और मीडिया के योगदान को भी खूब सराहा। संसद में पीएम मोदी ने जिस तरह से सधे हुए अंदाज में विपक्षियों पर बिना जुबानी हमला किए अपनी स्मृति पटल से एक एक बात साझा की, उसने एक बात फिर से साबित कर दी है कि संसद और राजनीतिक शुचिता लोकतंत्र के मील का पत्थर है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।
एकड़ में फैली हुई ये संसद जो अपने आप में बहुत सारी यादों को संजो कर रख रही है, ये संसद जिसने आतंक के दंश को भी झेला, ये संसद जो कई फैसलों की गवाह बनी, जो मील का पत्थर साबित हुए, ये संसद जो नए भारत की बदलती हुई तस्वीर में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देकर गई है। ये वो पुरानी संसद है जो अपने आप में मील का पत्थर इसलिए कही जा रही है क्योंकि कई ऐसे महत्वपूर्ण पल, कई ऐसे महत्वपूर्ण फैसले हुए जो इस लोकतंत्र के समावेशी विकास के आधार बने। वो कौन कौन से खास पल हैं, वो क्या कुछ खास है अपने आप में विशेष संसद के इस विशेष सफर पर जिसका अंत आज हो रहा है, लेकिन आरंभ एक नई संसद के साथ, नई सुबह के साथ हो रहा है। उस आरंभ में भी बहुत कुछ छिपा हुआ, उसका जिक्र करें, लेकिन ये जो पुरानी संसद है जो अपने आप एक बुनियादी नींव छोड़कर जा रही है, इसके पीछे की कहानी क्या कहती है, आइए हमने एक छोटी सी रिपोर्ट में इसे समेटने की कोशिश की है। आज की ये स्पेशल रिपोर्ट। पुरानी संसद भवन ने बहुत कुछ देखा है, जिसने ब्रिटिश काल के अंत और देश की स्वतंत्रता की सुबह देखी, जहां आधी रात को पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का पहला भाषण गूंजा। देश को संविधान मिला, आज उसके कामकाज का आखिरी दिन रहा। इस इमारत को अंग्रेजों ने लंबी हुकूमत की चाहत में बनवाया था। काउंसिल हाउस से संसद बनी ये इमारत न जाने कितनी ही यादगार लम्हों का साक्षी रही है। उनमें से कुछ लम्हों का अगर जिक्र करें तो यादों में पुरानी संसद बनने की शुरुआत 1921 में हुई, बनकर तैयार हुई 1927 में। इस संसद का डिजाइन दिया एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने। इसी संसद का पुराना नाम था काउंसिल हाउस। संविधान सभा की पहली बैठक इस संसद में 9 दिसंबर 1946 में हुई। भारत को सत्ता का हस्तांतरण करने का दिन भी इसी संसद में पूर्ण हुआ, 15 अगस्त 1947 में। इसी संसद में 26 नवंबर 1949 में संविधान अपनाया गया। लोकतंत्र के इसी मंदिर, इसी पुरानी संसद में ही लोकसभा और राज्यसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई। इस संसद ने कई अविश्वास प्रस्तावों को भी देखा, जिनमें पहला अविश्वास प्रस्ताव साल 1963 में लाया गया। इस संसद का पहला सत्र 1952 में हुआ तो आखिरी सत्र साल 2023 में संपन्न हुआ। 28 जुलाई 1979 को जनता दल एस के नेता चौधरी चरण सिंह कांग्रेस और सीपीआई के समर्थन से प्रधानमंत्री बने। हालांकि इंदिरा गांधी ने अपना समर्थन वापस ले लिया और एक महीने के अंदर ही चौधरी चरण सिंह की सरकार गिर गई और उन्होंने संसद का सामना किए बगैर ही प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। संसद ने कई मुकाम भी देखे। संसद के इन 75 सालों का सफर बड़ा ही दिलचस्प रहा है। संसद के 75 सालों पर अगर एक नजर डालें तो अब तक 5047 लोकसभा सदस्य इस संसद ने देखी। इस संसद के अंदर अब तक 2418 राज्यसभा सांसदों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। अब तक 142 राज्यसभा में मनोनीत सांसद चुने गए। 4796 बार पेश की गई संसदीय कमेटी की रिपोर्ट। इसी संसद में कई मुद्दों पर 10.44 लाख बार बहस हुई, जिनमें से 10,12,000 सवाल पूछे गए। 6,473 बार लोकसभा की बैठक हुई तो 5,606 बार राज्यसभा की बैठकें हुई। कुल मिलाकर 3,914 बिल भी पास हुए। अब तक इस संसद में 17 लोकसभा स्पीकर तो 14 राज्यसभा सभापति बने। संसद में अब तक 41 विदेशी नेता भी भाषण दे चुके हैं। इस संसद में 40 बार विश्वास मत भी पड़े तो 3 बार हुआ संसद का संयुक्त सत्र भी यादगार रहा। 990 संसदीय बहस में प्रधानमंत्री की भागीदारी रही तो 171 बार संसद में राष्ट्रपति का संबोधन भी हुआ।
इसी संसद में 91 बार बजट भी पेश किया गया। एडविन लुटियंस के बनाए पुरानी संसद भवन का सफर अब यहीं तक है। मंगलवार से देश की सबसे बड़ी पंचायत नए संसद भवन में लगेगी, लेकिन 6 एकड़ में फैली संसद की पुरानी इमारत अपने आप में कई यादों को समेटे हुए हमेशा जीवंत रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। पुरानी संसद जहां एक और अंग्रेजी हुकूमत के लंबे समय तक चलने की चाहत रखने वाली कहानी को बयां करती है, तो दूसरी तरफ लोकतंत्र के मजबूत बुनियादी सफर की आधारशिला की कहानी भी लिखती है। इन कहानियों के बीच में उपसंहार लोकतंत्र की मजबूती के साथ खत्म होता है और ये मजबूती आज भी निरंतर सतत बढ़ रही है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पुरानी संसद से नई संसद के सफर की तरफ चलने की बातें कर रहे थे, तो पुरानी संसद के माध्यम से, लोकतंत्र के इस मंदिर के माध्यम से इस देश की रीढ़ की हड्डी को मजबूत करने के लिए जो महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जो महत्वपूर्ण योगदान दिया गया, उन सभी को सराहा गया प्रधानमंत्री के द्वारा, उन सभी को याद किया गया प्रधानमंत्री के द्वारा। पंडित नेहरू जी, शास्त्री जी, वहां से लेकर के अटल जी, मनमोहन सिंह जी तक एक बहुत बड़ी श्रृंखला जिसने इस सदन का नेतृत्व किया है और सदन के माध्यम से देश को दिशा दी है, देश को नए रंग रूप में ढालने के लिए उन्होंने परिश्रम किया है, पुरुषार्थ किया है। आज उन सबका गौरवगान करने का भी अवसर है। ये वो सदन है जहां पंडित जी को इसलिए भी याद किया, अनेक बातों के लिए याद किया जाएगा, लेकिन हम जरूर याद करेंगे इसी सदन में पंडित नेहरू का एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट की गूंज हम सबको प्रेरित करती रहेगी। और इसी सदन में अटल जी ने कहा था, वो शब्द आज भी गूंज रहे हैं इस सदन में, सरकारें आएगी जाएगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी का सरकार भी हमने इसी सदन में देखी। सर्व शिक्षा अभियान देश में आज वो महत्वपूर्ण बन गया है। आदिवासी कार्यालय मंत्रालय अटल जी ने बनाया, नॉर्थ ईस्ट का मंत्रालय अटल जी ने बनाया, न्यूक्लियर टेस्ट भारत के सामर्थ्य का परिचायक बन गया। आर्टिकल 370 ये सदन हमेशा हमेशा गर्व के साथ कहेगा, इस सदन के कारण। वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन टैक्स, जीएसटी का निर्णय भी इसी सदन ने किया। वन रैंक वन पेंशन, ओआरओपी, ये भी इसी सदन ने देखा। गरीबों के लिए 10% आरक्षण कोई विवाद के बिना पहली बार इस देश में करने में सफल। भारत के लोकतंत्र में तमाम उतार चढ़ाव हमने देखे और ये सदन लोकतंत्र की ताकत है, लोकतंत्र की ताकत की साक्षी है, जन विश्वास का एक केंद्र बिंदु रहा है। इस सदन की विशेषता देखिए और दुनिया के लोगों का आज भी ऐतराज होता है। ये सदन है जिसमें कभी 4 सांसद वाली पार्टी सत्ता में होती थी और 100 सदस्य वाली पार्टी विपक्ष में बैठती थी। ये भी सामर्थ्य इस सदन के लोकतंत्र की ताकत का परिचय कराता है। और यही सदन है जिसमें एक वोट से अटल जी की सरकार गई थी और लोकतंत्र की गरिमा को बढ़ाया था। ये भी इसी सदन में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकतंत्र के इस मील के पत्थर की, यानी पुरानी संसद की जो यादें
सामने रखी, साझा की, उसमें संतुलन था, सामंजस्य था, सबका धन्यवाद था और ये विश्वास था कि आने वाला वक्त भी सबके साथ चलते हुए नई संसद से जो इबारत लिखी जाएगी वो सुनहरे भविष्य के लिए महत्वपूर्ण होगी। लेकिन इस पुरानी संसद में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं जिसका आज रणक्षेत्र में हम जिक्र करना चाहते हैं और उन्हें जल्दी जल्दी समेटने के लिए और अच्छे से समझने के लिए हमने आज एक विशेष अतिथि को फिर से रणक्षेत्र में आमंत्रित किया है। हम स्वागत करते हैं, हमारे साथ इस वक्त देश के जाने माने सीनियर एडवोकेट हैं और कानूनी मामलों के जानकार हैं अश्विनी दुबे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रणक्षेत्र में। मैं आपके साथ आज की चर्चा की शुरुआत करूंगी, लेकिन इससे पहले मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। लेकिन व्यूअर्स, आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि आज वो पल है जब हम अपनी पुरानी संसद के उन ऐतिहासिक पन्नों को पलट रहे हैं जिन्होंने हमारे आपके इस देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पुरानी यादें ही नई यादों को बनाने का आधार बनती है, इसलिए इन पुरानी यादों में वो कौन से फैसले हैं, वो कौन से कानून हैं जो मील का पत्थर साबित हुए। तो पुरानी संसद जो लोकतंत्र के मील का पत्थर साबित हो रही है, इस पुरानी संसद से बहुत सारे ऐसे कानून बने जो हमारे देश के भविष्य को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे और आज भी निभा रहे हैं। उनमें से चंद कानूनों को समेटने की कोशिश आज रण क्षेत्र में कर रहे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे देश में बाल विवाह को रोकने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण कदम उठाया गया, चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 की हम बात कर रहे हैं। दरअसल बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, जिसमें बाल विवाह को रोकने के लिए यह कानून बनाया गया और खास तौर से अगर इस कानून की बात की जाए तो यह कानून 2006 में पारित किया गया था। इस अधिनियम के तहत महत्वपूर्ण रूप से भारत में 18 साल से कम आयु में किसी भी लड़के या लड़की का विवाह किया जाना प्रतिषेध था, गुनाह माना गया। यह कानून बच्चों की सुरक्षा और उनके अधिकारों को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ही बनाया गया। इसका उल्लंघन करने पर कठिन कानूनी कार्रवाई का भी प्रावधान है। यह किस तरीके से हमारे देश और समाज के लिए मील का पत्थर साबित होता है, आइए सीधे चलते हैं आज के अतिथि के पास। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट अश्विनी दुबे जी हमारे साथ हैं। अश्विनी जी, क्योंकि ऐसे अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो मील का पत्थर साबित हुए हैं, लेकिन हम आज कुछ सिलेक्टिव कानूनों की बात कर रहे हैं और जिसमें बाल विवाह प्रतिषेध कानून सबसे महत्वपूर्ण। किस तरीके से यह मील का पत्थर हमारे देश और समाज के लिए बना? जैसे समय पर जब यहाँ पर चाइल्ड मैरिजेस प्रेवेलेंट थी, किसी भी 14 साल, 15 साल, 10 साल, 9 साल की बालिका की शादी 55 साल, 56 साल के व्यक्ति के साथ कर दी जाती थी, उसको डील करने के लिए हमारे देश में कोई कानून नहीं था। तो जो चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 आया और इसी भारत की संसद में पारित हुआ, जिसके मुताबिक 18 वर्ष न्यूनतम आयु बालिका की, 21 वर्ष अधिक न्यूनतम आयु पुरुष की तय कर दी। उसके पहले अगर कोई शादी करेगा तो 2 वर्ष का कठोर कारावास, 1 लाख रुपए का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। जो चाइल्ड मैरिजेस प्रेवेलेंट थी वो चाइल्ड मैरिजेस रुक गई, लेकिन अभी भी उन चाइल्ड मैरिजेस में वो सब पर कानूनी रूप से लागू नहीं होता। एक कुछ रिलीजियस स्क्रिप्चर्स को जो या पर्सनल लॉज को जो फॉलो करने वाले लोग हैं उन पर अभी एक्सेप्शन है, क्योंकि वहां पॉवर्टी की एज देखी जाती है। तो यूनिफॉर्मिटी अभी फिर से एक उसमें संशोधन करने की जरूरत है कि इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन चाइल्ड मैरिजेस एक्ट लागू हो, ताकि देश के कानून में एक रूपता आ सके और बालिका को बालिका से धर्म के आधार पर, बालक को बालक से धर्म के आधार पर ना सोच के एक भारतवासी के आधार पर करके देखा जा सके, और कोई भी चाइल्ड मैरिजेस एक्ट का अगर प्रोहिबिशन करता है तो उसको पनिशमेंट मिले। निश्चित रूप से अभी बहुत सारी ऐसी चुनौतियां हैं जिस पर पार पाने के लिए हम आगे कदम बढ़ा चुके हैं और इसीलिए शायद नई संसद उसका साक्षी बनेगी आने वाले भविष्य में। लेकिन जब हम पुराने कानूनों की बात करते हैं, खासतौर से आपने कहा कि अभी बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उनके अपने कानून चलते हैं, जिसमें इसीलिए चर्चा हो रही है एक देश एक कानून की, यूसीसी की इसीलिए चर्चा हो रही है। लेकिन हम उस पर जाएं उससे पहले हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की बात यहां पर करते हैं, जो खासतौर से भारत में हिंदू धर्म के अनुयायियों के विवाह और विवाहित जीवन के कानूनी प्रावधानों को संशोधित करने और सुधारने की लिए पारित किया गया कानून है। यह अधिनियम 2005 में पारित किया गया और 24 दिसंबर 2005 से प्रभावी हुआ। अगर इस खास कानून की बात की जाए, हिंदू मैरिज एक्ट की बात करते हैं
खासतौर से कुछ विशेषताओं की अगर मैं बात करूं तो विवाह की प्रक्रिया, इसमें यह अधिनियम हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए विवाह की प्रक्रिया, प्रावधान और आवश्यकताओं को निर्धारित करता है। इसके साथ ही साथ विवाह समय की जो आयु है, इसके अनुसार पुरुष की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और महिला की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। और इसी के साथ साथ अगर विवाह विच्छेद की बात की जाए तो इस अधिनियम के तहत विवाह विच्छेद की प्रक्रिया और शर्तों को भी निर्धारित किया गया है। यानी इसके अंतर्गत बहुत सारे प्रावधान हैं। धर्म, जाति और स्वामित्व के संबंध में भी प्रावधान है, जिसमें धार्मिक, जातिगत और संपत्ति संबंधित प्रावधान शामिल किए गए हैं, जो विवाह के मामलों में महत्वपूर्ण हो जाते हैं। मैं अश्विनी जी के पास इन्हीं मुद्दों को लेकर चलती हूँ सीधे। खासतौर से अश्विनी जी, जब हम बात करते हैं यहाँ पर यूसीसी की, तो अक्सर हिंदू मैरिज एक्ट की बात आती है और इसी हिंदू मैरिज एक्ट को आज भी यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब बात की जाती है तो उसे एक बेसिक माना जाता है, बेसिक आधार बनाया जाता है। ये कितना बड़ा देश के लिए मील का पत्थर साबित हुआ और क्या उस वक्त इसको लागू करने में जो चुनौतियां थी, आज की तारीख में आप मानते हैं कि वो चुनौतियां पूरी तरह से समाप्त हो चुकी हैं? नहीं, चुनौतियां नहीं समाप्त हुई है, लेकिन इस देश में देश के 80% लोगों के मैरिजेस को, डाइवोर्स को, उनके मैट्रिमोनियल रिलेशंस को डील करने के लिए एक फाइनेस्ट लॉ है, जो फाइनेस्ट लॉ सक्सेसफुली पिछले 75 वर्षों से इस देश में लागू हो रहा है और कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोर्ट्स डील करती हैं। पहला। दूसरा, उसमें तमाम संशोधन आए। आपने उसी में एक हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 की भी बात की, हिंदू एडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट की बात की, हिंदू महिला प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस, तमाम ऐसे कानून बने। लेकिन अगर हम देखें तो ओरिजिनलिटी जब 1955 में हिंदू विवाह अधिनियम आया तो वो महिला सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय की तरफ एक बड़ा मजबूत कदम था। और इसीलिए जब कभी बात होती है तो ये बात होती है कि इस देश में दो तरह के कानून हैं। एक कानून जो संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत बना, जो देश में सक्सेसफुली पिछले 7 दशक से ज्यादा समय से पालन हो रहा है, जो महिलाओं को समानता की बात करता है, महिलाओं को अधिकार देता है, संपत्ति में अधिकार देता है, एडॉप्शन में अधिकार देता है, इनहेरिटेंस में अधिकार देता है और उनके सामाजिक न्याय की बात करता है। और दूसरा, अभी भी कुछ हमारे देश की महिलाओं को अगर हम देखें तो उनका अधिकार नहीं मिला। तो इसीलिए जब हम यूसीसी की तरफ बढ़ेंगे तो हिंदू विवाह अधिनियम जैसा जब एक अधिनियम आएगा और सारे लोगों में बीच में जब यूनिटी की बात करेंगे तो महिला को महिला से धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, पुरुष को पुरुष से धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, बल्कि महिला को संवैधानिक रूप से एक महिला के रूप में देखा जाएगा, पुरुष को संवैधानिक रूप से पुरुष के रूप में देखा जाएगा। तो सामाजिक न्याय की जो कल्पना हमारे 389 संविधान सभा के सदस्यों ने 2 साल 11 महीने 18 दिन की लंबी मशक्कत के बाद किया था और जिसकी वजह से भारत के संविधान में अनुच्छेद 44 को जोड़ा गया था, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की स्टेट इंश्योर करेगी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो। आर्टिकल 37 को लाया गया था, फंडामेंटल राइट्स की बात की गई थी, वो लागू होगा। अब ये समझिए कि व्यभिचार से डील करने के लिए हिंदू मैरिज एक्ट में कानून है, एडल्ट्री जिसको कहते हैं, क्रूएलिटी से डील करने के लिए कानून है, डिजर्शन से डील करने के लिए कानून है, प्रोस्टिलाइजेशन धर्मांतरण से डील करने के लिए कानून है, अनसाउंडनेस से डील करने के लिए कानून है, इरिट्रेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज से डील करने के लिए कानून है, एक फाइनेस्ट कानून है। इसलिए उसकी तरफ तो जो पायनियर रहता है उसी की तरह सब आशा भरी नजरों से देखते हैं। तो एक ऐसे कानून की अभी जैसे चल रही है, उत्तराखंड में कई बार चर्चा चली, मध्य प्रदेश में भी चर्चा चली, तो वो एक जब इफेक्टिवली देश में लागू होगा तो जो संविधान का प्रियम्बल है जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, वो मूल रूप से लागू हो सकेगा। तो हिंदू मैरिज एक्ट इसलिए उसमें पायनियर है। जी, हिंदू मैरिज एक्ट एक पायनियर जरूर साबित हो रहा है और इसीलिए खासतौर से सामाजिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन जब हम सामाजिक व्यवस्था की बात करते हैं यहाँ पर अश्विनी जी, क्योंकि कानूनी पहलू तो है लेकिन कानून बनते हैं समाज के लिए, देश के लोगों के लिए। यहाँ पर खासतौर से बार बार ये कहा जाता है जब विशेष धर्म के द्वारा यूसीसी का विरोध होता है तो जिक्र आता है कि हिंदू मैरिज एक्ट में भी कुछ प्रावधान है, उसे अलग करने की, संविधान के प्रावधानों से अलग करने की कोशिश की जाती है। ये जो एक भ्रम फैलाने की कोशिश की जाती है, इसको किस तरह से क्लैरिफाई किया जाए? देखिए, पहले तो जो भ्रम है, एक यूनिफॉर्म और रिफॉर्म दोनों साथ साथ सतत चलने वाली प्रक्रिया है। रिफॉर्म्स होने चाहिए, जो बुराइयां हैं
उन बुराइयों को हिंदू मैरिज एक्ट में है, हिंदू कानून में अगर वो बुराइयां हैं, चाहे वो अगर हम मिताक्षरा कानून की बात करते हो, चाहे हम सपिंडा की बात करते हो, चाहे हम गोवन कानून की बात, जो बुराइयां हैं उन बुराइयों को हटा करके आज 75 वर्षों के बाद, आजादी के बाद, एक ऐसे यूनिफॉर्म रिफॉर्मेटिव लॉ की जरूरत है जो एप्लीकेबल हो वो। और हिंदू मैरिज एक्ट में समय समय पर परिवर्तन हुआ, लेकिन आज भी हमारे देश में मार्जिनलाइज बहुत सारी महिलाएं, क्योंकि महिलाओं के बारे में जब तक महिला तरक्की नहीं करेगी, महिला सशक्त नहीं होगी, महिला देश की एम्पावर नहीं होगी, देश तरक्की नहीं करेगा। इसीलिए दुनिया के किसी भी देश में देखिए, हमेशा वुमेन को, उनकी एजुकेशन को, उनकी इंडिपेंडेंस को और उनके डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी को हमेशा जो है प्रायोरिटी पर रखा है। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा तो हिंदू मैरिज एक्ट में हिंदू समाज में जो कुरीतियां या बीमार हैं, जिसको हमारे लॉ मेकर्स को लगता है दूर करने की, वो निश्चित दूर होनी चाहिए, लेकिन बाकी जगह पर जो कुरीतियां हैं वो साथ के साथ दूर होनी चाहिए। आज हम आजाद भारत में एक संवैधानिक व्यवस्था, रूल ऑफ लॉ वाले कानून देश में रहते हैं, तो रूल ऑफ लॉ के मुताबिक कानून जो बनना चाहिए जो सबके ऊपर एप्लीकेबल हो, ना कि धर्म के आधार पर बने हुए कानून, जो सबके लिए एप्लीकेबल हो, वो एक यूनानिमस कानून होना चाहिए और तभी हम लैंगिक समानता की तरफ भी आगे बढ़ेंगे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कानून हैं, इसलिए थोड़ा सा हम जल्दी जल्दी समय की सीमाओं में इसे समेटने की कोशिश करते हैं। अगले के हम जिस कानून की बात करने वाले हैं, राइट टू एजुकेशन की हम बात करते हैं। यह अधिनियम भारत में बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के हक को सुनिश्चित करने के लिए लाया गया था। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि हम कानून तो ले आए थे अश्विनी जी, राइट टू एजुकेशन में हम कानून तो ले आए, लेकिन आज भी कई जगहों पर ये जहां पर इसको एग्जीक्यूट करना चाहिए प्रॉपरली, वो वहां पर बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। आज भी राइट टू एजुकेशन से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो दूर हैं। तो आपको नहीं लगता कि इसमें अब भी कानून बनने के बाद कानून को कैसे अमली जामा पहनाया जाए, इसे लेकर भी कुछ प्रावधानों को जोड़ देना चाहिए? देखिए लावनी जी, दंड का भय, कानून का भय जनता के बीच में होना अति आवश्यक है। अगर हम सही तरीके से कानून का पालन करते, तो राइट टू एजुकेशन एक्ट में जब तक कि दंडात्मक कार्यवाही नहीं की जाएगी कि हर व्यक्ति अपने बच्चे को अनिवार्य शिक्षा के लिए स्कूल भेजेगा ही भेजेगा, उसके लिए दो पैरामाउंट है इंपॉर्टेंट। एक तो हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं इतने अच्छे हों, इतनी क्वालिटी एजुकेशन उसमें रहे कि कलेक्टर का और एक कंडक्टर का, दोनों के बच्चे साथ बैठकर पढ़ें, इतनी अच्छी हो। ऐसा नहीं हो कि राइट टू एजुकेशन एक्ट हमने कानून तो बना दिया, लेकिन कलेक्टर साहब का बच्चा तो एक बड़े स्कूल में पढ़ रहा है और कंडक्टर का बेटा सरकारी स्कूल में पढ़े, इसलिए वो नहीं भेज पा रहे। तो अब यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए ट्रू लेटर और स्पिरिट में जो शिक्षा में विषमता है, वो शिक्षा में विषमता, पढ़ाई में विषमता, उसको दूर करके और ट्रेंड, ब्रिलियंट, बेस्ट शिक्षकों की नियुक्ति हो, एम्पावर हो हमारी एजुकेशन व्यवस्था, तो राइट टू एजुकेशन एक लागू। फिर भी इतना रिफॉर्मेटिव एक्शन है जहां पर छात्र, शिक्षक, बच्चों को अनिवार्य शिक्षा, फ्री शिक्षा ये देने का प्रावधान करती है। और मैं समझता हूं कि फिर रिफॉर्म हो रहा है लगातार, और आने वाले दिनों में रिफॉर्म होगा और बेस्ट एजुकेशन इस देश के हर बच्चे को मिले, बेस्ट एजुकेशन मिले। और नई शिक्षा प्रणाली के तहत कम से कम मैकाले की जो शिक्षा थी उसमें परिवर्तन होकर हम बहुत सारी नई चीज़ों को सीखें। इसी उद्देश्य से नई शिक्षा प्रणाली भी लाई गई है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं जल्दी से, और ख़ास तौर से ब्लैक मनी पर वार करने के लिए बहुत सारे ऐसे कानूनों की बात की जा रही थी और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए, और इसीलिए एक महत्वपूर्ण कानून पारित किया जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग अपराध जो कि किसी संदिग्ध व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा आपराधिक आय को वैध बनाने में किया जाता है, यह अधिनियम 17 जनवरी 2003 को संसद में पारित किया गया और राष्ट्रपति की अनुमति के बाद यह 1 जुलाई 2005 से लागू भी हो गया। समय के साथ साथ इसमें कई संशोधन किए गए और इस अधिनियम के लागू होने के उपरांत साल 2009 और फिर 2012 में अहम संशोधन किए गए। यह महत्वपूर्ण है धन शोधन निवारण कानून की जब हम बात करते हैं। अश्विनी जी जल्दी से अब आपका पॉइंट लेते हैं, क्या इस कानून के आने के बाद जिस हम मनी लॉन्ड्रिंग या फिर काले धन पर रोक लगाने की हम जो बात करते हैं वो पूरा हो पाया, या इसमें भी कुछ रिफॉर्म की अभी जरूरत है? नहीं, देखिए समय के हिसाब से रिफॉर्म्स तो होना चाहिए, लेकिन अभी एब्सोल्यूट बहुत अच्छा कानून है। काले धन को सफेद में बदलने की प्रक्रिया जो थी, अवैध धन को वैध बनाने की, वो लगातार चलती आ रही थी।
तो जिसकी वजह से हमारे देश में कोई ऐसा कानून नहीं था, जिसकी वजह से पीएमएलए आया, मनी लॉन्ड्रिंग रुक रही है, अवैध गतिविधियों आर्थिक अपराधों में काले धन का जो उपयोग हो रहा है वो भी रुक रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग में संपत्ति जो मिल रही है उसको जब्त किया जा रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग से जो और प्रकार के अपराध हो रहे थे, जो हवाला के थ्रू ट्रांजैक्शन हो रही थी, जो फाइनेंसेस हो रहे थे, तमाम ऐसे काम हो रहे थे जिनका कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, बहुत सारा अपराध पैसा इधर से उधर चल रहा था, उसको रोकने के लिए बड़ा अच्छा कानून बना। और मैं समझता हूं कि देश में ऐसे कानून की जरूरत है ताकि अपराध के माध्यम से अर्जित की गई संपत्ति और उसको कौन कौन से लोग उसमें प्रोसीड्स ऑफ क्राइम में इन्वॉल्व थे उन सबके ऊपर कार्रवाई की जाती है। तो वन ऑफ द वेलकमिंग स्टेप है और रिफॉर्म्स लाने के लिए पार्लियामेंट हमारी और सुप्रीम कोर्ट लगातार प्रयास करते हैं और ये वही पार्लियामेंट है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, जहां पर ऐसे फाइनेस्ट कानून पास हुए जो देश की उन्नति में, देश को विश्व गुरु बनाने में अपना अहम योगदान दे रहे हैं। कानून इस पुरानी संसद से ही पास हुए जो देश को सुदृढ़ बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसी संसद से आपातकाल की तस्वीर भी देखी गई तो इसी संसद से जम्मू कश्मीर से धारा 370 के खात्मे की कहानी भी लिखी गई। बहुत महत्वपूर्ण ये फैसला, भारतीय संविधान का एक विशेष अनुच्छेद जिसके तहत जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष अधिकार और स्वतंत्रता दी गई थी और इस धारा की वजह से जम्मू कश्मीर के नागरिकों को भारतीय संविधान के कई प्रावधानों का पालन नहीं करना पड़ता था, यानी अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं से वो कटे हुए से लगते थे। इसीलिए धारा 370 का खात्मा अपने आप में एक महत्वपूर्ण फैसला माना जाता है। 2019 5 अगस्त का वो दिन जब सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया और इसके बाद से ही जम्मू कश्मीर में एक बड़ी बयार बही, बदलाव देखने को आज भी मिल रहा है। जम्मू कश्मीर के लोग मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं, नवीनता आ रही है, लेकिन इस नवीनता के बीच में भी राजनीतिक जिस शुचिता की बात प्रधानमंत्री लगातार कर रहे थे उसमें कुछ ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जो अब भी 370 की बहाली चाहती हैं। लेकिन इस धारा 370 के खात्मा, इसका खात्मा कितना बड़ा ऐतिहासिक फैसला और कितने बड़े बदलाव आए, आइए अश्वनी जी हमारे साथ हैं, वो कानूनी पेचीदगियों के साथ इस कानूनी पहलू को समझाने की महत्वपूर्ण कोशिश कर रहे हैं। तो धारा 370 के खात्मे के बाद से ही बहुत बड़ी तस्वीर बदल गई। हालांकि गाहे बगाहे कुछ ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जिन पर चर्चाएं हो जाती हैं, लेकिन बदलाव जरूर हुआ। अश्वनी जी। जी बिल्कुल लावनी जी, बिल्कुल बदलाव हुआ। सबसे पहले तो समानता का अधिकार मिला, दूसरा बड़ी संख्या में जो वहां रह रहे वहीं के नागरिक थे उनको अन्य नागरिकों की तरह अधिकार नहीं थे, जबकि वो सदियों से वहां रह रहे थे। उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा था, वो संपत्ति भी नहीं खरीद सकते थे, वो मतदान भी नहीं कर सकते थे और दूसरे राज्य के लोग तो वैसे भी संपत्ति नहीं खरीद सकते थे, मतदान नहीं करते। और जम्मू कश्मीर की बेटी ने अगर देश के किसी और हिस्से में शादी कर ली तो उसको संपत्ति से अधिकार खत्म हो जाता है, दलितों को अधिकार नहीं मिलता था। तो तमाम ऐसी ड्युअलिटी वाले, तमाम ऐसे स्पेसिफिक कुछ वर्ग के, विशेष वर्ग के लोगों को लाभ देने के उद्देश्य से एक जो आर्टिकल 370 को लाया गया था उसको हटा करके देश में जो कहते हैं हम ईस्ट से वेस्ट, साउथ से नॉर्थ, जो भारत एक है, जो संविधान का मूल रूप है, जो संविधान की मूल प्रस्तावना में है, जिसके लिए हमारे देश के तमाम लोगों ने अपने जान की बाजी लगा ली, जिस संवैधानिक व्यवस्था की कल्पना हमारे देश के हमारे फोरफादर्स ने किया, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने किया, वो पूरा हुआ और ये बड़ा ऐतिहासिक कदम है। अब रही बात जो पॉलिटिकल पार्टी जिसका विरोध कर रही हैं, उन पॉलिटिकल पार्टीज को जनता खुद ही जवाब देती है। लेकिन आप जम्मू कश्मीर के लोगों को जा करके देखिए, जम्मू कश्मीर में आप गुलमर्ग में जाइए, श्रीनगर के किसी और हिस्से में चले जाइए, आप जहां जो भी बेस्ट कहते हैं दुनिया का स्विट्जरलैंड, दुनिया की सब स्वर्ग यही है, वो स्वर्ग में जाकर देखिए लोग कैसे निष्पक्ष रहो करके और बिना किसी बंदूक के साए के जाके वो इफेक्टिवली कर वहां तिरंगा फहराया जा रहा है। जिस जगह से लाखों लोगों का फोर्स एक्सोडस हुआ, जेनोसाइड किया गया, उस लड़ाई को उन लोगों ने नहीं छोड़ा। और आज नतीजा देखिए कि इसी संसद में, इसी सरकार ने इतना बड़ा डिसीजन लिया जिससे देश के हर कोने में बैठे व्यक्ति के जो दर्द होता था कि कश्मीर में क्यों इस तरह की विषमता है, आज वो विषमता खत्म हुई है। लेकिन फिर धीरे धीरे हमारी एजेंसीज हैं, निरंतर काम करने पर लगी हुई है। इतने सालों का पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म था वहां पर, वो टेररिज्म धीरे धीरे खत्म हो रहा है, आने वाले दिनों में और होगा। लेकिन मैं समझता हूं कि एक ऐसा देश के ऊपर बदनुमा दाग था जिसको बहुत पहले हट जाना चाहिए था। लेकिन धन्यवाद है इस सरकार को, साधुवाद है सरकार को कि उसने वो 370 जैसा जो प्लॉट भारत के सीने पर चल रहा था, भारत माता के, मां भारती के, उस पर वो उसको खत्म किया।
बिल्कुल, धारा 370 के खात्मे के साथ ही मैं भी और अश्विनी जी ये सोच सकते हैं कि कश्मीर में जाकर कम से कम अपनी एक छोटी सी जमीन जरूर लिया जाए, क्योंकि पहले तो ऐसा कानून था जो हमें इस तरीके की अनुमति नहीं देता था, लेकिन एक बड़ा बदलाव अब आ चुका है। जब हम बदलाव की बात करते हैं, हमारे यहाँ रिजर्वेशन की बड़ी चर्चा होती है अश्विनी जी, और खास तौर से उस पे जातियों का प्रभाव, लेकिन इसी पुरानी संसद में एक ऐसा कानून पारित हुआ, एक ऐसा खास फैसला लिया गया जिसने सबको बराबरी पे ला दिया। अगर आर्थिक स्थिति में कोई कमजोर है तो उसको भी अधिकार आरक्षण का है। ऐसा ही था वीकर सेक्शन EWS बिल की अगर हम बात करें, इकोनॉमिकली वीक सेक्शन विधेयक की अगर हम बात करें, तो ये किसी विशेष वर्ग के लोगों के लिए सामाजिक और आर्थिक सुधार को सूचित करने वाले किसी कानूनी प्रावधान को दर्शा सकता है। और इस प्रकार के विधेयक आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के, वो चाहे किसी भी धर्म से ताल्लुकात रखते हों, संबंध रखते हों, सामाजिक और आर्थिक सुधार के लिए अलग अलग योजनाएं या आरक्षित सीटों की प्रावधान कर सकता है। खास तौर से मुझे याद है अश्विनी जी, EWS पे जब कानून लाया गया और चर्चा शुरू हुई, ये एक ऐसा कानून था जिस पर बहुत ज्यादा हो हल्ला नहीं हुआ और एक यूनानिमस वॉइस से इस कानून को देश के सामने रख दिया गया। कितना बड़ा मील का पत्थर पुरानी संसद से अगर देखा जाए तो ये महत्वपूर्ण बिल माना जाएगा, मील के पत्थर के रूप में। जी बिल्कुल, ये संविधान का 103वां संशोधन ऐसा संशोधन था जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और उनके सामाजिक उत्थान के लिए आरक्षण की व्यवस्था करता है। देखिए, गरीबी और कमजोरी जाति देखकर नहीं आती है, लेकिन वो आती है। लेकिन जिस तरीके से रिजर्वेशन में विषमता थी, जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता था, उससे होता क्या था कि सामान्य वर्ग के जो लोग, जो इसी देश के नागरिक हैं, जो गरीब हैं, जो पिछड़े हैं, उनको उनका लाभ नहीं मिलता। सरकार ने बड़ा लैंडमार्क डिसीजन लेते हुए संविधान के 103वें संशोधन में SC, ST, OBC आरक्षण के तहत कवर नहीं किए गए लोगों को 10% का EWS आरक्षण करने का, जो संविधान के अनुच्छेद 15 सब क्लॉज 6 और 16 सब क्लॉज 6 में शामिल किया, वो मौलिक अधिकारों के सफल अनुपालन में, मौलिक अधिकारों के इम्प्लीमेंटेशन में जो समानता के अधिकार और आरक्षण की व्याख्या करते हैं, उसका एक मील का पत्थर हुआ। तो मैं समझता हूं कि जिनकी सालाना आय है 8 लाख से कम, जिसका रिजर्वेशन सभी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों के लिए लागू किया गया केंद्र सरकार के नियम के अनुसार, वो EWS का रिजर्वेशन इस देश के गरीब सवर्णों के लिए जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनको बराबरी का हक देता है। ये भी बहुत बड़ा संशोधन है और उसके लिए भी सरकार की और संसद की, खास तौर से जितने भी संसद में लोग सदस्य हैं, सबकी सरेआम सराहना होनी चाहिए और सबको साधुवाद देना चाहिए कि उन्होंने सामाजिक उत्थान की तरफ एक यूनानिमस कदम आगे बढ़ाया। सामाजिक उत्थान की तरफ एक यूनानिमस कदम, ऐसे तो बहुत सारे ऐसे फैसले हैं, बहुत सारे कानून हैं, लेकिन क्योंकि समय की सीमाएं हैं, लेकिन इस आज के रणक्षेत्र को खत्म करने से पहले 3 तलाक खत्म हुआ था और ये अपने आप में बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ। और आज भी यही कहा जाता है कि 3 तलाक के बाद ही UCC एक बड़ा मुद्दा होगा जो सरकार की लिस्ट में सबसे पहले है। लेकिन मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों के लिए 3 तलाक का खात्मा 2019 में लिया गया, ये बड़ा फैसला और बड़ा अधिनियम किस तरीके से समाज को परिवर्तित कर गया, जल्दी से शॉर्ट कमेंट सर। जी बिल्कुल, 3 तलाक को खत्म करने का जो कानून है, महिला सशक्तिकरण की तरफ हमारी मुस्लिम बहनों को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए बड़ा लैंडमार्क डिसीजन, पहला सुप्रीम कोर्ट का, दूसरा पार्लियामेंट का। और यही मैं बता दूं कि सिर्फ भारत में ही वो प्रेवेलेंट था पर्सनल लॉज के मुताबिक। पाकिस्तान, मलेशिया सहित जो दुनिया के खास तौर से इस्लामिक नेशंस हैं, उन इस्लामिक नेशंस में वो प्रतिबंध लगा गया, लेकिन भारत जहां धर्मनिरपेक्ष देश है वहां वो सक्सेसफुली चल रहा है, जबकि यहां पहले लगना चाहिए था, क्योंकि यहां कानून सर्वोपरि। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट का भी, उसके लिए पार्लियामेंट का भी बहुत बहुत साधुवाद और बहुत ही लैंडमार्क डिसीजन था ये। बहुत लैंडमार्क डिसीजन ये, और ऐसे बहुत सारे डिसीजंस, ऐसे बहुत सारे कानून जो अपने आप में लैंडमार्क है, जो मील का पत्थर है। ऐसे अगर हम उन पर चर्चा करने लगेंगे तो शायद मुझे लगता है कि एक दिन ही काफी नहीं होगा, वो क्योंकि बड़े बड़े फैसले हैं। लेकिन हमने कुछ चंद फैसलों को, चंद कानूनों को आज अश्विनी जी के माध्यम से आपके सामने विस्तार से एक बार फिर से दोहराने की कोशिश की है। वो सामाजिक सुदृढ़ता किस तरीके से देते हैं हमारे देश में, उसे बताने की कोशिश की है। बहुत बहुत धन्यवाद
अश्विनी जी, आपने हमारे लिए समय निकाला। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो पुरानी संसद अपने आप में बहुत सारी यादों को संजो कर रख रही है और हमेशा ये जो यादें रहेंगी, जैसे मैंने पहले भी कहा कि जब आप नई यादों को लिखते हैं तो पुरानी यादें उसका महत्वपूर्ण आधार बनती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यही कहा कि पुरानी यादों के साथ हमें आगे बढ़ना है। वो जो साझा विरासत है, साझा जो पारंपरिक मूल्य है, उन्हें लेते हुए आगे बढ़ना है और लोकतंत्र की परंपरा की जो आधारशिला है, जो हमारी ये पुरानी संसद है, उसकी यादें आने वाले भविष्य के लिए मील का पत्थर साबित हो। इसी बेहतर उम्मीद के साथ, एक बहुत अच्छी तस्वीर के साथ, एक और सुनहरे भविष्य की उम्मीद के साथ आज के रण क्षेत्र में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।